Good morning, class 8th. We were studying chapter number 2 of history. We read in this chapter in 1600 British East India Company means East India Company came to India according to a charter. After that they got a farman from Mughal Emperor Aurangzeb, and after that they established their factory in 1651 May on the bank of the river Hooghly, and after that they expanded their trade. नेक्स्ट इस चैप्टर में हमने रीड किया है कि बंगाल की जब उनको दीवानी मिली ब्रिटिशर्स को, उसके बाद से पहले जो बंगाल के हमारे नवाब थे वो थे मुर्शिद कुली खां, नेक्स्ट इज अलीवर्दी खां, उसके बाद जो थर्ड बने वो थे मीर जाफर, एंड नेक्स्ट जो है अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला, एंड नेक्स्ट इज मीर जाफर. मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाया गया, लेकिन मीर कासिम ने भी जब आवाज़ उठाई तो मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को बना दिया. यहाँ तक था क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने हाथों में जो है शासन खुद नहीं करना चाहते थे. यहाँ तक उनका एम था सिर्फ ट्रेड को बढ़ावा देना, कि कैसे वो व्यापार को बढ़ावा देंगे. उन्होंने जो लोकल रूलर्स थे उनके हाथों की कठपुतली, एक पपेट बने हुए थे. क्लियर, यहाँ तक हमने किया. नेक्स्ट है कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको ये पपेट रूलर से भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि जो ये लोकल रूलर्स थे इनको भी अपनी प्रजा में अपनी रेपुटेशन डिग्निटी बनाए रखने के लिए कई बार कंपनी के खिलाफ बोलना पड़ता था. तो इस तरह से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फील हुआ कि वो खुद ही नवाब बने. ठीक है, तो हमने यहाँ तक किया कि जब फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया बंगाल का, तो उसके लिए कुछ कंडीशन रखी उन्होंने. नवाब हैड टू पे ₹5 लाख, नवाब को 5 लाख रुपए देने होते थे एवरी मंथ. बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर, लेकिन कंपनी को इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी. कंपनी और भी ज्यादा पैसा चाहती थी अपने वॉर्स को मेंटेन करने के लिए, एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस. और ट्रेड जो उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली थी उसके लिए और अपने और भी एक्सपेंसेस खर्चों के लिए अब कंपनी चाहती थी कि उनको और भी पैसा मिले. इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, अब वो चाहते थे कि उनके पास ज़्यादा टेरिटरी होंगी तो रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगी. बाय द टाइम, समय के साथ साथ मीर जाफर डाइड इन 1765 में मीर जाफर की डेथ हो गई. द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, और कंपनी का मूड बदल गया. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर, अपने कठपुतली राजाओं नवाबों के साथ वो जो उनका काम था उसमें फेल होने के बाद क्लाइव ने खुद डिक्लेयर किया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ. तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने खुद कहा कि अब हमें जरूरत है खुद नवाब बनने की. ठीक है. फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. फाइनली 1765 में मुगल एम्परर ने अपॉइंट कर लिया कंपनी को एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल, और इस दीवानी के अकॉर्डिंग जो है कंपनी को अलाउड किया गया, कंपनी को ये अलाउ हो गया कि वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू रिसोर्स जो है बंगाल के वो यूज कर सकती है. दिस सोल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड. इससे क्या हुआ, कंपनी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसका वो सॉल्व हो गई. फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, प्रॉब्लम क्या थी, अर्ली 18th सेंचुरी से इट्स ट्रेड विद इंडिया, उसका जो व्यापार चल रहा था भारत के साथ हैड एक्सपेंडेड, वो बढ़ रहा था. बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उनको ज्यादातर जो वस्तुएं भारत से खरीदनी पड़ती थी वो गोल्ड में खरीदते थे, एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, और वो ब्रिटेन से उनको आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था सिल्वर भी. दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया. ये तब हुआ, ऐसा तब था क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन के पास कोई वस्तु नहीं थी इंडिया में सेल करने के लिए. द आउट फ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर, और जो आउटफ्लो था यानी ब्रिटेन से जो गोल्ड आ रहा था वो अब क्या हो गया था, फ्लो जो है वो धीरे कम हो गया था. द बैटल ऑफ प्लासी एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी. नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, और आफ्टर प्लासी की लड़ाई के बाद जो है ये सारा ब्रिटेन से गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट करना बंद कर दिया गया,
क्योंकि इंडिया से ही इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो गया और दीवानी का जो राइट मिला बंगाल का इन ब्रिटिशर्स को, इससे क्या हुआ, इनके सारे खर्च, कंपनी के सारे जो एक्सपेंसेस थे वो जो है यहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन में ही पूरे हो जाते थे। तो ये प्रॉब्लम जो थी ब्रिटिशर्स की, वो भी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। द रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन, रेवेन्यू का वो यूज करते थे कॉटन खरीदने में, एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी के जो आर्मी ट्रूप्स रखते थे, जो आर्मी की टुकड़ी थी उनका भी खर्च करते थे उसमें, एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट, और कंपनी के फोर्ट किले बनाते थे, एंड ऑफिस एट कोलकाता, और कोलकाता में जो ऑफिस बनाए, किले बनाए, जो आर्मी रखती थी कंपनी, और जो सिल्क खरीदते थे, यहाँ से कॉटन खरीदते, तो उन सब के लिए अब कंपनी को ब्रिटेन से गोल्ड या सिल्वर लाने की जरूरत नहीं थी। इंडिया से ही, बंगाल से उनको इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता था कि वो ये सारे खर्च निकाल लेते थे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नाबोब्स, कंपनी के ऑफिसर क्या बन गए, नाबोब्स मीन्स नवाब्स। वट डिड इट मीन टू बी नवाब्स, यहाँ पर क्या मतलब है इसमें नवाब से, इट मीन्ट ऑफकोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, इसका मतलब है कि कंपनी को अब बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी मिल गई थी, अधिकार मिल गए थे। बट इट ऑल्सो मीन्ट समथिंग एल्स, ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स, अब कंपनी को इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता था कि कंपनी का हर ऑफिसर क्या है, अपने आप को नवाब की तरह देखता था, और अपने जो स्टैंडर्ड थे वो नवाब की तरह उसने रखना शुरू कर दिया, खुद को नवाब फील करता था। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. After the Battle of Plassey, प्लासी की लड़ाई के बाद जो एक्चुअल में जो नवाब थे बंगाल के, उन पर इस बात का दबाव डाला जाता था कि वो गिव लैंड, जमीन का बड़ा टुकड़ा, एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा क्या है, एज पर्सनल गिफ्ट के रूप में कंपनी ऑफिसर्स को दें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव जो है, जो मद्रास से एक ऑफिसर जो आया था प्लासी की लड़ाई के लिए, उसने वो खुद भी, उसने क्या किया है, हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया, उसने खुद भी इंडिया से बहुत पैसा कमाया है। ही हैड कम टू मद्रास, वह मद्रास से आया था, नाउ चेन्नई से, जो अब चेन्नई है उसको मद्रास बोलते थे। फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से आया था वो यहाँ पर 1743 में, एट द एज ऑफ 18 में, ठीक है। When in 1767 ही लेफ्ट इंडिया, यानी कि वो आया था यहाँ पर 1743 में, और 1767 में जब उसने वो इंडिया से गया, हिज इंडियन फॉर्च्यून वॉज वर्थ, तो उसके पास जो है कितना पैसा था, इसको ये इतना जो है उस टाइम का पैसा था, मीन्स इसको माना जाता है उस टाइम में करोड़ों रुपया जिसको हम बोलते हैं वो था। इंटरेस्टिंगली, व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, जब उसको गवर्नर अपॉइंट किया गया बंगाल में 1764 में, ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, तो 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, और उसे किस लिए नियुक्त किया गया था कि वो कंपनी में जो करप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन में, भ्रष्टाचार को खत्म करे। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामाइंड इन 1772, बट वो खुद भी इसमें शामिल हो गया, और वो क्रॉस एग्जामाइन कब किया गया, 1772 में, बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, क्योंकि उसका जो धन था, उसके पास इतना ज़्यादा धन कलेक्शन हो गया था, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया था, तो खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही 1772 में उसको क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। Although he was acquitted, he committed suicide, और बल्कि ये कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया था, उसने खुद ही सुसाइड कर लिया बाद में इन 1774 में। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. यद्यपि सारे कंपनी के ऑफिसर इस बात में सफल नहीं हुए क्लाइव की तरह धन कमाने में। Many died an early death in India due to disease. बहुत सारे ऑफिसर्स की डेथ जो है पहले डेथ हो गई थी इंडिया में ड्यू टू डिजीज, बीमारियों की वजह से, एंड वॉर, युद्ध में। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट, लेकिन तो ये कहना गलत होगा कि वो सभी करप्ट थे और डिसऑनेस्ट थे, बेईमान थे। Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India. उनमें से ज़्यादातर ऐसे भी आए थे जो जिनका हम्बल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, एंड अपर मोस्ट डिजायर, उनकी इच्छा क्या थी, वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया,
रिटर्न टू ब्रिटेन, वो क्या है इनफ अपना कमाते थे इंडिया से और वापस ब्रिटेन चले गए। एंड लेड अ कंफर्टेबल लाइफ, उनकी इच्छा बस यही थी कि वो इंडिया जाए, पैसा कमाए और वापस आ जाए और एक अपनी कंफर्टेबल लाइफ जिए ब्रिटेन में। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेज, दे वर कॉल्ड नवाब्स। तो दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ, कुछ ऐसे थे जो धन को लेकर लौट गए, उन्होंने क्या फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, वो बहुत अमीर हो गए, उन्होंने अच्छी शाही जिंदगी बिताई। देवर कॉल्ड, उनको बोलते थे नाबोब्स। एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, they were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons.